तो जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल की एक खासियत रहती है कि हम जब भी कोई एक्सरसाइज पढ़ाते हैं तो उस एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी क्वेश्चन हैं उन्हें करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों को हम पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ खासियत है बच्चों, हम हर एक एक्सरसाइज का बेसिक कराते हैं, बिल्कुल उसके अंदर जो चीज़ें यूज होने वाली हैं उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में हम पहले ही पढ़ लेते हैं और फिर जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो यार क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है, तो बहुत बेहतरीन होगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे सिर्फ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखेंगे आप तो आपको क्वेश्चन समझने में समस्या आएगी, इसीलिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ एक्सरसाइज से पहले के बिल्कुल बेसिक का, ठीक है, जिससे कि आपको समस्या ना आए एक्सरसाइज के अंदर। तो आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो पूछे जाएंगे आपसे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित, ठीक है। एक थ्योरम है बच्चों, उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, और कुछ संख्याएं होती हैं जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। वैसे मैं इन संख्याओं के बारे में आपको सबसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, बट इसके अंदर थोड़ा सा जो संख्याओं का यूज है उसमें से कुछ संख्याएं इस एक्सरसाइज में यूज होंगी तो उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो मैंने बोला ना भी 2-3 मिनट, यार इसको कभी जिंदगी में स्किप मत करिएगा कि सर यार ये तो आके 2 मिनट ऐसे ही बोलते हैं। देखिए मैं जो भी बोलता हूँ उसके अंदर बहुत चीज़ें छिपी होती हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को जो है सुना करिए। मैं इसके अंदर जो बोलता हूँ ऐसा ना होगा आपने स्किप कर दिया और मैं कुछ ऐसा बोल गया जो आपको आगे जाकर नुकसानदायक हो या आपके दिमाग में समझ में ना आए। तो इन चीज़ों को सुना करो। देखिए सारी चीज़ें हम बोलते हैं, हमें भी पता टाइम की बेहद ज़्यादा कीमत है, तो हम यहाँ 3 मिनट या 4 मिनट खड़े होकर अगर फालतू बोल रहे हैं तो ये हम भी जानते हैं गलत है, तो हम फालतू नहीं बोलते हैं, हम सारी चीज़ें काम की ही बोलते हैं, ठीक है। और अभी शुरुआत हो रहा है बैच देखिए हमारा, तो मैं आपको आगे तक के लिए एक बात बता देता हूँ, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। मैं जब पढ़ाऊँ तो मेरे बोलने, सबसे मेन बोलना और लिखाना दोनों पे जरूर फोकस रखिएगा, ठीक है। ऐसा मत कीजिए सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ तो यार पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, कोई काम की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती मत कर देना। मेरे बोलने और लिखाने दोनों पे फोकस करना, आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता मैथ में जो परेशान कर जाए, इस बात की गारंटी है बच्चों, ठीक है। उस लेवल से पढ़ाऊंगा, ओके। चलिए तो बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर, हम पढ़ेंगे सबसे पहले थोड़ी सी चीजें हम पढ़ लेते हैं। गुणनखंड, फैक्टर के बारे में आपने 9th में सुना होगा, फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, तो देखिए थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यूज है। अगर हम यहाँ पे यह बात करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड जिन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर्स। तो गुणनखंड क्या होते हैं यार, ये फैक्टर क्या होते हैं। देखिए बच्चों अगर हमारे पास कोई नंबर, देखिए बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अपनी घर की लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, फिक्र नहीं करनी है। टाइम जाएगा बट समझ में पूरा आएगा। टाइम की कीमत तब हमें मालूम पड़नी चाहिए जब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन अगर टाइम जा रहा है और समझ में आ रहा है तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, उस नंबर को हमने तोड़ दिया और ऐसा तोड़ दिया कि उससे ज्यादा फिर उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। भाई कोई ईंट है, कोई पत्थर है, आपने उसके टुकड़े किए, फिर टुकड़ों के और टुकड़े किए, फिर टुकड़ों के और टुकड़े किए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लास्ट में टुकड़े बचेंगे ना बहुत बारीक वाले, उनको आप और नहीं तोड़ सकते। भाई हर चीज की एक लिमिट होती है, किसी चीज को आप ब्रेक करेंगे, किसी चीज को आप तोड़ेंगे तो तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा आगे जाके कि फिर वो आगे टूटना ही बंद हो जाएगा। भाई वो लास्ट छोटा सा टुकड़ा होगा, उसको आप नहीं तोड़ सकते फिर। तो ऐसे ही बात करते हैं यहाँ गुणनखंडों की। अगर कोई संख्या है, उस संख्या को आप कई जगह तोड़ दो और इतना तोड़ दो कि लास्ट में आके वो आगे टूटे ही ना, भाई टूटना बंद हो जाए, उससे आगे नहीं तोड़ सकते हैं। तो उससे आगे जब नहीं तोड़ सकते हैं तो वही संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। किसकी, उस संख्या की, बड़ी वाली संख्या की, वो गुणनखंड कहलाती हैं। क्लियर। अगर कोई हमारे पास बड़ी संख्या है उसको हम छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ दें, ठीक है, और इतना तोड़ दें कि उसके आगे वो टूटे ही ना, तो वो छोटी छोटी संख्या उस बड़ी संख्या की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी, ठीक है। कैसे, आइए समझते हैं। आपने फैक्टर किए होंगे क्लास 8th में भी, 9th में भी बहुत पढ़े होंगे। जैसे यहां पर मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास 12 है, ये क्या है, 12 एक नंबर है, इस 12 को मुझे तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि इसके बाद इसका टूटना ही बंद हो जाए, ठीक है। जैसे आपने इस तरीके से गुणनखंड किए होंगे 12 को आप तोड़िए
तो 12 कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम विषम संख्याओं के बारे में बहुत आज ज़्यादा मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। पहली वीडियो में आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके जरूर देखिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो 12 को हम तोड़ेंगे। 12 एक सम संख्या है, ऐसी संख्या है जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इकाई की जगह पर उनमें से कोई एक आ जाए तो वो सम संख्या होती है। और सम संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है। 2 से काटो भैया से, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इस 12 के जो हमने गुणनखंड किए वो क्या हुए? इस 12 को हमने लिखा 2, 2, 3 और 1, यानी 2 गुणा 3, ये हो गए इसके गुणनखंड। क्या आप इस 2 को और तोड़ सकते हैं? अब ये 2 नहीं टूटेगा भाई, 2 को और छोटा नहीं किया जा सकता है, 2 को और ब्रेक नहीं कर सकते हैं हम। ये इसकी लास्ट स्टेज है 2 की ब्रेक होने की। ठीक है, अगर आपको सब तोड़ तो सकते हैं, 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं, तो भैया मल्टीप्लाई करोगे वापस वही मिल रहा है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ, आप कहते हैं कि भाई 2 × 3 तोड़ो, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाता, तो इनमें से कुछ भी नहीं मिला। बट 2 × 1 करोगे तो इनमें से यही तो मिल गया वापस। तो मतलब 2 को और ज्यादा ब्रेक हम नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेज है 2 के ब्रेक होने की। ऐसे ही 3 भी क्या है? इसकी लास्ट स्टेज है। अब इनको कहते क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा। जिनकी जो ब्रेक होने की जो स्टेज होती है वो लास्ट होती है, उनको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, तो फिर उनको कहा क्या जाता है? ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं, फिक्र मत कीजिए। तो फिलहाल मैं क्या समझा था? गुणनखंड, ऐसे छोटे छोटे संख्या के टुकड़े, उनको और नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर वही टुकड़े उस बड़ी संख्या के क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। क्लियर? और एक ट्रिक और समझ लीजिए, क्या? जो इसके टुकड़े होंगे वो इस संख्या को जरूर पूरा काटेंगे, तो वो इसके गुणनखंड हैं, वरना नहीं है। समझ में आया? ये 12 को हमने तोड़ा 2 × 3 × 2 में। ठीक है, अब इनको और नहीं तोड़ सकते हैं। अगर ये 12 के गुणनखंड हैं तो ये जो है इस 12 को पूरा काटेंगे जरूर। मतलब कि इन गुणनखंडों से अगर मैं इस 12 में भाग दूंगा तो पूरा भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पूरा भाग चला जाएगा। जैसे आप 2 से भाग दीजिए 12 में, 2 छिक्के 12, पूरा चला गया, शेषफल क्या बचा? 0। 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, पूरा भाग चला गया, शेषफल क्या बचा? 0। तो मतलब समझ में आया? अगर किसी संख्या के हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड वो संख्या, वो छोटी छोटी संख्याएं होती हैं जिनको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, और वो जरूर उस बड़ी संख्या को पूरा काट देती हैं। उन संख्याओं से बड़ी संख्या में पूरा भाग जरूर जाता है। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं उस बड़ी संख्या के गुणनखंड। क्लियर हो गए? और भी ले लेते हैं एक आध एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 25 है, तो 25 को मैं क्या तोड़ूंगा? 5 × 5, और नहीं तोड़ सकते हैं इनको। 5 को अगर मैं कहूँ और तोड़ो तो क्या तोड़ोगे? 5 × 1 कर सकते हो, लेकिन 5 × 1 5 ही तो होता है, तो 5 को और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये लास्ट स्टेज है इनकी, इनको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इनको कहते क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, फिक्र मत कीजिए। फिलहाल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझिए। गुणनखंड क्या होते हैं? किसी बड़ी संख्या के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता है, और वो टुकड़े उस बड़ी संख्या को पूरा काटने चाहिए, ये शर्त है। तो देखो ये टुकड़े इसको पूरा काट तो रहे हैं। 5 से भाग देंगे 25 में, 25 पूरा भाग जा रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। देखिए अगर आप 25 में भाग देंगे 5 से तो 25, शेषफल क्या बचा भैया? 0। तो जब शेषफल 0 बचता है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा भाग चला गया। अगर यहाँ शेषफल 0 की जगह कुछ और बचता, 1 बचता, 2 बचता, तो फिर हम ये कह देते हैं कि पूरा भाग नहीं गया। पूरा भाग कब माना जाता है कि भाई पूरा भाग चला गया? ये कब माना जाता है? जब भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 0 बचे, तो हम ये कह देते हैं कि पूरा भाग चला गया। अगर शेषफल 0 नहीं बच रहा है, कुछ और बच रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि पूरा भाग नहीं गया है। तो यहाँ पर तो शेषफल 0 बच रहा है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि 5 से 25 में कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, पूरा विभाजित हो गया है। ठीक है, तो बस गुणनखंड आप समझ गए। बड़ी संख्या के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता है, और वो टुकड़े उस बड़ी संख्या को पूरा विभाजित करें, तो वो टुकड़े उस बड़ी संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। ये मेरी अपनी लैंग्वेज थी। ठीक है, क्लियर? अब आएंगे आगे। अब इसके बाद बच्चों गुणनखंड क्लियर हो गए ना? कोई मैंने किताबी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखी है, सिर्फ मेरा मकसद क्या है, मेरा जो मकसद है बच्चों, मेरा जो मकसद है सिर्फ आपको समझाना। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो तभी सफल होगा जब मैंने आपको कुछ पढ़ाया और वो आपके दिमाग में चला गया और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो गया।
अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, ठीक है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। क्योंकि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं खड़े होकर क्यों पढ़ा रहा हूँ या क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस मेन है आपको समझाना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर वो गलत है। फिर मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी करूं भाई, कोई सा भी तरीका ढूंढूं, कोई से भी एग्जाम्पल उठा के लाऊं, कहीं से कुछ भी समझा दूं, कुल मिला के आपको पल्ले पड़ना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं की है, और शेयर जरूर कर दीजिए। व्हाट्सअप आप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जो भी चलाते हैं यार, सब जगह शेयर कर दिया करो। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो ना, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो ठीक है, इतना तो बनता है। चलिए, तो आप गुणनखंड समझ गए क्या होता है। अब आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई गुणनखंड के बारे में। अब आपको जो भी ठीक लगे अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेना कि हाँ सर ने ऐसा बताया था गुणनखंड के बारे में। उसे अपनी भाषा में, बिल्कुल घर की भाषा में लिखना है, फैमिली की भाषा में लिखना है, जो हमें समझ में आया है। क्योंकि पढ़ना हमें है, किसी और को नहीं। तो समझ में हमें आना चाहिए, किसी और को आए ना आए, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में लिखना, बिल्कुल कोई किताबी भाषा नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों अब दो संख्याओं के बारे में। देखिए, दो संख्याएं हैं, उनका यूज इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उन दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं बच्चों? ये भाज्य संख्याएं। अब भैया इन संख्याओं को देखिए, मैं साथ के साथ में थोड़ी सी आपको इंग्लिश भी बताता चलूंगा, ठीक है, जिससे कि क्या आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी क्लियर हो जाए। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ने कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब देखिए, भाज्य संख्याओं के आप ना इस शब्द को समझिए। भाज्य संख्याओं के शब्द से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि भाज्य संख्याएं होती क्या है, ठीक है। देखिए, भाज्य संख्याएं, भाज्य, भाज्य मतलब जो भाजित हो रही हो किसी से, पूरी पूरी भाज्य हैं, ठीक है। लेकिन इसकी ऑथेंटिक एक डेफिनेशन क्या है, मैं आपको वो लिखता हूं, पहले डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। वे संख्याएं जो वन तथा खुद के अलावा, वन तथा खुद के अलावा, खुद मतलब स्वयं, खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी वे संख्याएं जो वन और खुद के अलावा अदर दूसरे नंबरों से भी पूरी कटें, पूरी विभाजित हों, और नंबरों का भी पूरा उसमें भाग चला जाए, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? देखिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया 6 को अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो पूरा भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, 6 ले लिया, 6 को अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो 1 का 6 में भाग देंगे तो 1 6 का 6, शेषफल क्या बचा? 0, और शेषफल 0 बच गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से 6 में पूरा भाग जा रहा है। और देखिए 6 में आप 6 से ही भाग दो, 6 एकम 6, शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। तो देखिए ये संख्या 1 से पूरी विभाजित हो रही है, और ये 6 से ही, यानी खुद से भी पूरी विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये संख्या 1 से भी पूरी विभाजित हो रही है और खुद से भी हो रही है। तो वे संख्या जो 1 तथा खुद के अलावा अन्य से भी कटें, तो 1 और खुद से तो कट ही रही हैं, प्लस अन्य से भी कटेंगी, अन्य नंबरों से भी पूरी कट जाएंगी। कैसे? आइए देखते हैं। अन्य नंबरों का भी पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 6 में अगर हम भाग दें 2 से, तो 2 तिया 6, शेषफल क्या बचा? 0, मतलब पूरा चला गया 2 का। और 6 में भाग दो आप 3 से, 3 दूनी 6, शेषफल क्या बचा? 0, 3 का भी भाग पूरा चला गया। मतलब डेफिनेशन में आ जाओ, बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो मैंने यहां समझाया है। वे संख्याएं जो 1 तथा खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं प्यारे। तो देखो
1 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है, खुद से भी हो रही है, और प्लस 1 और खुद के अलावा 2 और 3 यानी अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो यही भाज्य संख्या है। ठीक है, वे संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा अन्य से भी कटे वही तो होती हैं भाज्य संख्याएं। क्लियर, एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि गुणनखंड क्या होते हैं। ऐसे नंबर, एक बड़ी संख्या के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े जो बड़ी संख्या को पूरा पूरा काटे हैं वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े जो उस बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दें वो उसके गुणनखंड हैं। तो ऐसे ही अगर मैं ये बात करूं कि यहां पर इस 6 के गुणनखंड कितने हैं, तो 6 के वो छोटे छोटे टुकड़े, 6 के वो छोटे छोटे टुकड़े जो 6 को पूरा पूरा काटे वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो भाई 6 को पूरा पूरा कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, तो 1 6 का गुणनखंड है भाई। 6 को 6 ही पूरा पूरा काट रहा है तो 6 का ही गुणनखंड है। 6 को 2 भी काट रहा है, ठीक है, तो 2 भी क्या हो गया, गुणनखंड हो गया ना किसका, 6 का। ठीक है, 6 को 3 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 3 भी 6 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इन चीजों को समझना है। क्लियर। तो बच्चों हम यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं, क्या, देखिए भाज्य संख्या के गुणनखंड कितने हैं यहाँ पर, इसका 6 के गुणनखंड कितने हैं। एक तो 6 का गुणनखंड वो खुद है क्योंकि वो खुद से पूरी पूरी कट रही है। एक 6 का गुणनखंड 1 हो गया क्योंकि 1 उसको पूरा पूरा काट रहा है। एक 6 का गुणनखंड 2 भी हो गया क्योंकि 2 भी तो 6 को काट रहा है। एक 6 का गुणनखंड 3 हो गया क्योंकि 3 भी तो 6 को काट रहा है। तो वे संख्याएं जो उस संख्या को पूरा पूरा काटती हैं वो उसकी गुणनखंड कहलाती हैं। तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन और अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्या, कि भाज्य संख्या के यानी वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जो खुद से कटें, वे संख्याएं जो खुद से कटें तो खुद भी गुणनखंड हो गया एक तो, और 1 से कटें तो 1 भी उसका ही गुणनखंड हो गया। इनके अलावा अन्य से भी कटें तो और भी इसके गुणनखंड हो गए, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, नहीं हो गए भाई। कोई भी संख्या खुद का गुणनखंड तो होती है, वो कोई भी संख्या हो वो खुद का गुणनखंड तो होती है क्योंकि वो खुद से तो पूरी पूरी कटेगी, चाहे कैसी भी संख्या हो। तो कोई भी संख्या हो वो खुद से जरूर कटती है, तो कोई भी संख्या हो खुद का गुणनखंड होती है। और 1 जो होता है 1 वो सभी संख्या का गुणनखंड होता है। क्यों सर, क्योंकि 1 का भाग सभी में चला जाता है भैया, 1 का भाग सभी में चला जाता है। किसी भी संख्या में भाग दो 1 से पूरा पूरा जाएगा। तो 2 चीज आप दिमाग में बैठा लो कि कोई भी संख्या हो वो खुद का गुणनखंड होती है और 1 सभी का गुणनखंड होता है। क्लियर। तो इसके 2 गुणनखंड तो हैं, एक तो 1 और एक खुद, इसके अलावा और भी गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, 1 और खुद तो होगा ही होगा, प्लस उससे और भी ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक भाषा में और लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन या करके, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां लिख दीजिएगा भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, ये बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, नोट डालकर लिख लीजिएगा। ठीक है, भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, 1 और वो खुद तो होता ही होता है, 2 तो यही हो गए, और 2 से ज्यादा मतलब वो और से भी कटती हैं, जैसे 6 से भी कट रहा था, 1 से भी प्लस अदर से भी कट रहा था। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं भाज्य कहलाती हैं। अब आपसे कोई पूछेगा भैया ये बताओ क्या ये संख्या भाज्य है, तो आप ये चेक कर लीजिए, 1 से और खुद से तो वो कटेगी, उस पर तो इग्नोर करो, 1 से और खुद से तो वो कटेगी। क्या वो किसी अदर से भी कट रही है, 1 और खुद को छोड़ के अगर वो किसी अन्य से भी कट रही है पूरी तो वो भाज्य है, क्योंकि उसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, और डॉट कितने भी हो सकते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा हो, 3 हो चलेगा, 4 हो चलेगा, बट 2 हो या 2 से कम हो तो नहीं होगी वो भाज्य। तो फिर वो क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल भाज्य को हम समझ रहे हैं। तो क्लियर, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, वे नंबर जिनके गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा, वे नंबर जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वे नंबर जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। या वे संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा अन्य से पूरी विभाजित हो भाज्य कहलाती हैं। क्लियर, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप नोट डाल लिख लीजिएगा, भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 से कम भी नहीं और 2 भी नहीं, 2 से ज्यादा ही चलेंगे, 2 से कम नहीं चलेगा भैया, 2 से कम भी नहीं चलेंगे, 2 से ज्यादा, 2 से
दो भी नहीं चलेंगे, दो से ज्यादा चलेंगे। क्लियर? तो ये भाज्य संख्या हो गई। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 देखो 4 में पूरा पूरा भाग, भाई 4 में 4 से तो भाग चला ही जाएगा, कोई भी संख्या खुद से तो पूरी पूरी करती है, 4 एकम 4, तो 4 इसका गुणनखंड हो गया, एक तो खुद हो गया, एक 1 हो गया, 1 का भाग 4 में पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो खुद हो गया एक गुणनखंड, और एक 1 हो गया 2 गुणनखंड, और अदर से भी कट रही है, देखो 2 से कट जाएगी, 2 से कटेगी नहीं, 2 दूनी 4, तो 3 गुणनखंड हो गए, नहीं हो गए इसके, एक तो खुद, एक 1 और एक 2, तो 3 गुणनखंड हो गए, तो 2 से तो ज्यादा ही ना 3, तो बस जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो भाज्य है। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, 6 ले लो, 6 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 से कटता है और 1 से कटता है, 2 तो हो ही गए, और प्लस 2 से भी कटता है, 3 हो गए, प्लस 3 से भी कटता है, 4 हो गए, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना, तो भाज्य है। और भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, और 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, एंड डॉट डॉट इसी तरीके से और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है। बहुत सारी संख्याएं भाज्य, कहें भाज्य कितनी संख्या होती हैं, इनफाइनाइट, काउंटिंग ही नहीं कर सकते भैया, इतनी भाज्य हैं दुनिया में। ठीक है, तो अब आप हमें ये तो क्लियर हो गया ना कि कौन सी संख्या भाज्य होती हैं या किनको भाज्य कहते हैं, विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल, विद कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब बात करेंगे इसके बाद अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या भाई? अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या तो हमने समझ ली। अगर तुम्हारी भाज्य संख्या अच्छे से क्लियर हो गई ना, तो अभाज्य तो सेकंड में खत्म। ठीक है, क्या देखिए, अभाज्य, ओहो इंक, देखिए दोबारा से, अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। और भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर? ऊपर। अब भैया प्राइम नंबर कौन से होते हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो देखिए सुन लीजिए। आपने ये देख लिया, इसमें क्या था, भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, तो वो भाज्य हैं, यानी खुद से और 1 के अलावा अन्य से भी कटती हैं। बट अभाज्य में क्या है, अभाज्य ये कहती है कि अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2, ना तो 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। डेफिनेशन, वे संख्याएं जो खुद के और 1 के अलावा, वे संख्याएं जो खुद के और 1 के अलावा किसी और से ना कटे पूरी पूरी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? भाज्य संख्या क्या थी, खुद के और 1 के अलावा अन्य से भी कटे, बल्कि अभाज्य क्या है, 1 के और खुद के अलावा अन्य किसी से ना कटे, अभाज्य होती है। क्लियर? हो गया, काम खत्म। समझ में आया? भाज्य संख्या 1 और खुद के अलावा अन्य से भी कटती है, बट अभाज्य संख्या 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती है भैया। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं उसकी। ठीक है, क्लियर ना? चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 तथा खुद यानी स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्ण विभाजित ना हो, पूर्ण विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? वे संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी भैया, तो अभाज्य हैं। ठीक है, अब यार ये बताइए, जब वो 1 से कट जाएगी और खुद से कट जाएगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी, तो गुणनखंड कितने हो गए इसके? 2 हो गए साहब। क्यों? क्योंकि एक तो वो 1 से कट रही है तो 1 उसका गुणनखंड हो गया, एक वो खुद से कट रही है तो खुद भी तो उसका गुणनखंड हो गया, तो 2 गुणनखंड हो गए। तो बस हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ ओनली 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ना तो 2 से कम और ना 2 से ज्यादा, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, एक और या करके डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक और, जैसे हम ठीक है, कैसे देखिए, वे संख्याएं जिनके
सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, लिख लेना। ठीक है, तो क्लियर ना। अभाज्य संख्याएं, देखिए आपने अगर भाज्य समझिए, मैंने भाज्य में ज्यादा दम लगाया था, भाज्य में अभाज्य में दम नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि भाज्य क्लियर तो अभाज्य अपने आप क्लियर। भाज्य के गुणनखंड दो से ज्यादा होते हैं, दो से कम नहीं। अभाज्य के गुणनखंड दो ही होते हैं, ना दो से ज्यादा और ना दो से कम, ओनली टू। कितने? ओनली टू। तो वे संख्याएं जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो होते हैं, वे संख्याएं जो सिर्फ दो संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो सिर्फ दो संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, किसी और से नहीं। एक तो वो खुद से और वन से, इनके अलावा किसी और से नहीं कटेंगी, तो वही तो संख्या क्या है? अभाज्य है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल दीजिए सर। तो लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 5 है। 5 एक अभाज्य संख्या है कि सर क्यों? क्योंकि 5 को सिर्फ 5 ही पूरा पूरा काट सकता है और 1 पूरा पूरा काट सकता है, और कोई नंबर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक जो 5 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। खुद के और 1 के अलावा ये किसी और से नहीं कटता है। तो इसके सिर्फ दो गुणनखंड हो तो गए, एक तो 1 और एक ये खुद। तो इसके गुणनखंड अभाज्य संख्या के ना तो 2 से कम होते हैं और ना 2 से ज्यादा होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। अगर 2 से कम गुणनखंड हुए ना तो वो अभाज्य नहीं होगी, 2 से ज्यादा हुए तब भी वो अभाज्य नहीं होगी, सिर्फ 2 ही चाहिए। होता है कोई बच्चा जिद्दी, इतना ही लूंगा, ठीक है इतना ही लूंगा, तो वही जिद्द वाली बात है इसकी, सिर्फ 2 ही गुणनखंड चाहिए। भैया 5 की शक्ल चेंज हो गई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, दूसरा बना देते हैं। देखिए 5 है, ये एक क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? देखिए 5 में भाग देंगे हम 1 से, 1 पंजे 5, देखना क्या आ रहा है? 0। 0 से फल आ गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 से 5 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और 5 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स वी कैन से 5 इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्लियर ना, चीजें क्लियर हो रही है ना। तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, तो एक तो 1 और एक ये 5। तो ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 2, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, ओनली 2, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 के बाद 29 एक अभाज्य संख्या है, डॉट डॉट इन्फिनिट तक बहुत सारी अभाज्य संख्या है। तो ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी क्या बनता है, जनरली पूछ लेते हैं, पेपर में तो खैर नहीं आता, आपके आस पड़ोस बड़े भाई पढ़ रहे होंगे, अच्छा बहुत होशियार बनना है, ये बता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना वो 2 होती है। आप कहोगे सर 2 क्यों होती है, 1 क्यों नहीं है? तो वो भी मैं बताऊंगा 1 क्यों नहीं है। भैया 1 है, 1 को ले लो तुम, 1 के कितने गुणनखंड है ये बताओ मुझे। 1 किससे किससे कट जाता है? भैया 1 सिर्फ 1 से ही कटता है, क्या 1 को कोई और भी काट सकता है क्या? नहीं। तो 1 जो है खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, बट यार खुद भी तो वो खुद ही है, मतलब 1 ही है। तो 1 कितनी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है? 1 जो है सिर्फ 1 से होता है, 1 बन जा 1, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। 1 के अलावा 1 किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। तो इसका गुणनखंड कितने हो गए 1 के? 1। 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है और वो खुद, और कोई इसका गुणनखंड नहीं होता है। जबकि भाज्य संख्या कब होगी? जब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या कब होगी? जब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य कब होगी? जब 2 ही गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। बट ये ना तो इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं और ना इसके गुणनखंड 2 हैं, सिर्फ 1 है। तो वे ये तो कोई ना तो भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भाज्य वो है जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अभाज्य वो है जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 हैं, ना 2 से कम चलेंगे ना 2 से ज्यादा। बट इसका तो सिर्फ 1 ही है, ना 2 से ज्यादा है ना 2 है, 1 है। तो ये ना भाज्य है ना अभाज्य है। क्लियर? 1 जो होता है ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है, ये दिमाग में नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि 2 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, तो 2 ही गुणनखंड तो हो गए, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 3 अगली अभाज्य संख्या है। दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, क्योंकि 3 1 से कटता है और खुद से कटता है।
फिर 5 है अभाज्य संख्या। ये सब नंबर मैंने जो लिखे हैं ये सिर्फ खुद से कट रहे होंगे पूरे पूरे और 1 से कट रहे होंगे, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहे होंगे मेरे भाई ये, इसलिए क्या है अभाज्य। और ये नंबर 1 और खुद के अलावा अन्य से भी कट रहे होंगे। इन नंबरों के गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे, इनके गुणनखंड ना 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा, 2 ही होंगे। तो ये भाज्य और अभाज्य की हो गई कहानी खत्म। ठीक है, अगर ये पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 से पहले जाएंगे 3 अभाज्य, 3 से पहले जाएंगे 2 अभाज्य, 2 से पहले जाएंगे 1 ना भाज्य ना अभाज्य। तो भाज्य शुरू कहां से होती है, फिर 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, बड़ी सबसे पता नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें पता हो तो मुझे बता देना। बड़ी की नहीं पता कर सकते भैया, इन्फिनिट तक होती है, कितनी होती है कह नहीं सकते। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई होगी कह नहीं सकते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता नहीं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, मैं इतना कंफ्यूज होता हूँ यार। सबसे बड़ी भाज्य संख्या पता नहीं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं। ठीक है, चलिए तो भाज्य अभाज्य क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बस ऐसे ही पढ़ाऊंगा पूरे साल और मैथ को एकदम खिलौना बना के आपके हाथ में दे दूंगा, जैसे चाहो वैसे ही मोड़ लोगे। ठीक है, तो बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, टाइम लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे उस हिसाब से। अब ये मत सोचना है टाइम लेंगे पेपर आ गए सर ने सिलेबस नहीं कराया, ऐसा भी नहीं यार, इतनी भी पागल यार कोई तरीका थोड़ी है। टाइम से पहले खत्म करा कर देंगे भाई साहब, इतना पढ़ाएंगे ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस जितने भी अपने क्लास के स्टूडेंट ना सबको जोड़ लो भैया, इतना बेहतरीन मैथ कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ लो यार, उस लेवल से पढ़ाऊंगा, दीवाने कर दूंगा मैथ के। आसपास के बच्चों को पढ़ा दोगे ऐसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो भाज्य खत्म, अभाज्य खत्म। अब इसके बाद आएगी एक थ्योरम जिसको हम समझेंगे। अब कहो सर थ्योरम आप अब क्यों समझा रहे हैं, सबसे पहले थ्योरम आपने क्यों नहीं समझाई सर जी? तो भाई वो इसलिए नहीं समझाई कि जी जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ इतनी देर से, इन चीजों का यूज उस थ्योरम के अंदर होने वाला है। अगर आपको यही नहीं पता होता तो थ्योरम पूरी तरह कैसे समझ में आती रही मेरे लाला, इसीलिए। ठीक है, तो चीजों को, जिन चीजों की समझने के लिए पहले हमें और चीजों की आवश्यकता है, हम उन्हें पहले जुटा लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये आपकी हो गई भैया जो है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब एक थ्योरम है।